डिलिस्टिंग क्या है, इस पे थोड़ा चर्चा देखिए, सब डीलिस्टिंग एक्चुअल में संवैधानिक प्रावधान है ही नहीं। अच्छा, मतलब डिलिस्टिंग है ही नहीं। है ही नहीं, क्योंकि डिलिस्टिंग कर दिया जाए तो क्या आदिवासी का जनसंख्या कम नहीं हो जाएगा? देख करके जो अभी आदिवासी में जो है वो लोगों को ज्यादा से ज्यादा नौकरी मिल सकता है। ये जो इस यानी कि इधर का पक्ष वाला आदिवासी नेता और विपक्ष वाला आदिवासी में लड़ाई नहीं हो रहा। हाँ, लड़ाई हो रहा जनता के नीचे में हो रहा, लड़ाई में। अभी जोहार पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। अभी हमारे साथ में हमारा सुरेश सोय जी है, जो कि आप लोग काफी बार वीडियो में देखे होंगे। ये संविधान को काफी अच्छी तरह से पकड़ लेते हैं और उनको व्याख्या बहुत अच्छी तरह से करते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे, बहुत सारे बातें हैं, बहुत सारे ये है, लेकिन आज मुख्य पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे। एक डिलिस्टिंग एक मुद्दा है, एक परिसीमन एक मुद्दा है। बिल्कुल, ये सबको मेरा जोहार, आपको भी। ये दो मुद्दा जो है ये आदिवासी को झंझोर करके रख देगा, है ना। तो हम लोग शुरू करेंगे डिलिस्टिंग को लेकर के। तो सुरेश जी, पुनः हमारे पब्लिक एक्शन न्यूज में आपको स्वागत रहेगा। और हमारे दर्शकगण सभी आपको जानते हैं, बहुत लाखों आदमी आपको हमारे चैनल से देखते हैं। आज भी आपका बातों को पूरा सुनेंगे ऐसे हमें लगता है, और तमाम युवा जरूर सुने। सबको जोहार, दर्शकों को और पब्लिक एक्शन देखने वाले और कोई आपके चाहने वालों को भी मैं सबको जोहार करता हूँ। आपको भी मैं जोहार करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जोहार रहेगा, और हमारे दर्शकगणों को भी जोहार रहेगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, दो मुद्दा आज हम आपके पास लेके आए हैं, जनता हमारे सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। दो मुद्दा, एक डिलिस्टिंग है, एक परिसीमन है ना। एक डिलिस्टिंग और डिलिमिटेशन। इस मुद्दे पे हम लोग सबसे पहले, अभी जो मुद्दा गर्म है, जो डिलिस्टिंग, हाल फिलहाल में आपको आप देखें दिल्ली का लाल किला में जबरदस्त रूप से वो लोग ये गाड़ी घोड़ा ट्रेन हाईजेक, चाहे आप एरोप्लेन, सभी तरह से लोग गए हुए थे, है ना। तो सबसे पहले आप समझ रहे हैं डिलिस्टिंग क्या है, इस पे थोड़ा चर्चा। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये बड़ी आश्चर्य की बात आती है, जिस देश में सर्वधर्म और धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष की बात आती है संविधान में, और सभी लोगों को, सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। ये हमारी नहीं है, ये संविधान सभा ने उन्हें दिया है, ना कि किसी अधिनियम के द्वारा। यदि हम आप डिलिस्टिंग की बात करते हैं, लोगों को जो इतना भेजा गया है या दिल्ली जैसे जगहों पे लेके गया है, तो सबसे बड़ी बात तो ये है, जब हमारे युवा चाईबासा से रांची की ओर यदि पद यात्रा के लिए लोग जाते हैं रोड नो एंट्री के मामले में, तो वहां नो एंट्री के रूप में प्रशासन उन्हें रोकती है, जाने नहीं देती है। हमें भी जाने नहीं दिया, तो आप दिल्ली तक उनको कैसे अनुमति देते हो? क्या पॉलिटिकल पार्टी है इसीलिए आप उसको जाने के लिए पूरा ताम झाम के साथ आप भेज रहे हो? जब हम न्याय की बात कर रहे हैं, वो भी बात रहा है कि डिलिस्टिंग को होना चाहिए, वो भी न्याय की यदि बात कर रहा है, तो हम भी न्याय की बात कर रहे थे आपका रांची जाने के लिए। ऐसी परिस्थिति में प्रशासन ऐसा क्यों कर रही है? तो डीलिस्टिंग का तात्पर्य हमें समझना चाहिए कि डीलिस्टिंग एक्चुअल में क्या है और क्यों होना है, किसका होना है। और वर्तमान समय में जो सरकारें हैं और जिस मंच के माध्यम से डीलिस्टिंग की बातें आई है, ये एक प्रकार से डीलिस्टिंग किसी एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, जी, है ना। अच्छा, ये विशेष समुदाय है, इसमें हम जानना ये चाहेंगे, डिलिस्टिंग अभी जो आदिवासी से जो ईसाई में कन्वर्ट हुए हैं उन लोगों को डिलिस्टिंग करने का बात किया जा रहा है। लेकिन यहाँ तो अगर आदिवासी अगर ये हो रहा है, तो हम लोग तमाम जगह हम लोग देखते हैं, बहुत सारे आदिवासी को घर में हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से उन लोगों का मूर्ति है, चाहे उन लोगों का फोटो है, चाहे झंडा है, क्या उन लोगों को भी डिलिस्टिंग होगा क्रिश्चियन के साथ साथ में? नहीं, अगर आप संविधान को मानते हैं या समझते हैं, हमारे जो दर्शक हैं, डीलिस्टिंग एक्चुअल में संवैधानिक प्रावधान है ही नहीं। अच्छा, मतलब डिलिस्टिंग है ही नहीं, क्योंकि ये देश विधि के शासन से चलता है। और जब कोई विधि बनता है तो संविधान के 7वीं अनुसूची में जो संघ सूची में जो 97 सब्जेक्ट्स हैं, या राज्य सूची में जो सब्जेक्ट्स हैं, या समवर्ती सूची में जो सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्टों पर आप लोकसभा के माध्यम से विवाद होना है, बहस होना है, फिर राज्यसभा उन्हें पास करता है, बहस करना है, फिर महामहिम राष्ट्रपति उसका अनुमोदन करती है,
हस्ताक्षर करती है तब वो एक्ट बनता है, और उसी एक्ट का प्रशासन के लिए देश उसी एक्ट से चलता है। तो लिमिटेशन जो हमारा डीलिस्टिंग जो है ना, डीलिस्टिंग जो है ना, भारत का संविधान के 7वीं अनुसूची के किसी भी विषय पर नहीं है। ये कानून बन ही नहीं सकता है। अगर बनाना है तो 7वीं अनुसूची में आपको विषय को संविधान में संशोधन करके डीलिस्टिंग जैसे शब्दों को आपको संविधान में लाना पड़ेगा, अंतः स्थापित करेगा, वो संभव नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि डीलिस्टिंग का तात्पर्य है कि आप आज के समय में वर्तमान का जो परिदृश्य है, जो एक विश्वास है, जो आस्था है, जो उस समुदाय के उस लोगों का, उन लोगों को पहचान करके दिखाना कि वो किस धर्म या विशेष संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज को छोड़ करके किस भाषा परिवार से, किस संस्कृति को उन्होंने अडॉप्ट किया है, ये समझने वाली बात है, ये कहने का तात्पर्य है। तो ऐसा स्थिति में जब ये देश धर्मनिरपेक्ष है और भारत का संविधान 25 और 26 यदि अंतःकरण की स्वतंत्रता अधिकार देता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देती है, तो ये सरकारें, ये जनप्रतिनिधि ऐसा कानून आप तानाशाही कैसे कर सकते हो कि आप संविधान का जो मूल तत्व है, अनेकता में एकता, सर्वधर्म संपन्न, ये इस प्रकार की जो विचारधारा है वो आप ऐसे कैसे कर सकते हो? इसका एक ही तात्पर्य है कि जो ताकत समुदाय है वो टारगेट कर रही है कमजोर और दबे कुचले लोगों का, जो उन्हें वोट नहीं देती है। मैं सीधा इस चैनल के माध्यम से आपको कहना चाहूंगा, ये डीलिस्टिंग एक बहाना है। मतलब डीलिस्टिंग जो वर्ड है ये कानून में है नहीं। और दूसरी बात है कि डीलिस्टिंग का नाम करके ये आदिवासियों को बांटने का एक मंशा है क्या? नहीं, आदिवासियों को बांटने का नहीं, जो कमजोर हैं और जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते हैं उनको हटाने की बात आ रही है। अच्छा, ठीक है। इसमें जो भी है समुदाय जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देती हैं, उन्हें वो डीलिस्टिंग करके उन्हें उस हक अधिकार से बेदखल करना है, वोटर लिस्ट से हटाना है या आरक्षण से उन्हें हटाना है, ताकि कुछ लोग लोकसभा में पूर्ण बहुमत से आए और जो भारत राज्यों का जो संघ है इसको एक विशेष राष्ट्र, जिस प्रकार का जो बोला जाता है हिंदू राष्ट्र के रूप में निर्मित करना, ये मकसद उनका है। डीलिस्टिंग का तात्पर्य यही है। बिल्कुल। अच्छा, मान लिया जाए आप बोल रहे हैं कि विशेष लोगों यानी कि जो गरीब गुरबा लोगों को, जो उन पार्टी को उनका वोट नहीं देता है, उनको बोला जाएगा। बिल्कुल। तो दूसरी बात है कि क्या अगर उनको डीलिस्टिंग कर दिया जाए तो क्या आदिवासी का जनसंख्या कम नहीं हो जाएगा? देखिए, आदिवासी की जनसंख्या कम नहीं होगी, क्योंकि जो चीजें सामने जा रही है, बताई जा रही है, एक्चुअल में डीलिस्टिंग का मकसद ही कुछ और है। मतलब देश की अर्थव्यवस्था जिस तेजी से बढ़नी चाहिए, आपका विकसित राष्ट्रों के समान, जैसे अमेरिका है या रूस है, जापान है या चीन है, उनके जैसे एक विकसित राष्ट्र के रूप में करना चाहिए और एक समतामूलक समाज का निर्माण होना चाहिए। यहाँ पर भारत देश के लोग ही अपने देश को ही कमजोर करने में लगे हुए हैं और विकसित राष्ट्र के स्थान पर उलझा करने की बात आ रही है, क्योंकि संविधान में आय की असमानताओं को दूर करना संविधान का मोटो है। लेकिन कोई भी सरकार, कोई भी राजनीतिक पार्टी आय की असमानताओं को दूर करने का बात नहीं कर रही है और इसके माध्यम से आय की असमानताओं को और बढ़ोतरी करने की बात आ रही है। इस डीलिस्टिंग में और एक सबसे बड़ा कमियां है। यदि आप डीलिस्टिंग करना चाह रहे हो तो आदिवासी से मिशनरीज में गए या मिशनरी से आदिवासी में है, उसका आप डीलिस्टिंग एक समुदाय का क्यों करते हो? डीलिस्टिंग यदि करना है तो हिंदू में कितने आदिवासी गए उनकी वापसी का भी डीलिस्टिंग होना चाहिए। बौद्ध धर्म में कितने आदिवासी गए या मुसलमान में कितने आदिवासी चले गए या मिशनरी में कितने आदिवासी चले गए या मुसलमान से हिंदू कितने लोग बने या बौद्ध से हिंदू कितने बने या हिंदू से बौद्ध कितने बने या हिंदू से जैन कितने बने, उनको तो आपको डीलिस्टिंग करना है। क्योंकि एक समुदाय को आप डीलिस्टिंग कैसे कर सकते हो? सबसे पहले बात तो आदिवासियों को धर्म कोड नहीं दिया गया है, तो इसमें आदिवासियों को रखा कहाँ जाएगा? देखिए, धर्म की आज के समय में इतने जालसाजी लोगों को उलझा दिया गया है कि धर्म की परिभाषा में ही आप नहीं समझ पाएंगे कि धर्म की परिभाषा आप क्या कीजिएगा। क्या आप हिंदू धर्म बोलेंगे या बौद्ध धर्म बोलेंगे, जैन धर्म, सिख धर्म,
या आपका मुस्लिम धर्म। एक्चुअल में धर्म क्या है? सबसे पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि हिंदू धर्म यदि हम माने या बौद्ध धर्म यदि माने, क्या वैदिक सभ्यता काल में जब मनु जी उन्हें अपना जो आराध्य जिन्हें मानते हैं, मनु या यज्ञवल्क्य या ऋषि व्यास, उस समय के समय में क्या हिंदू धर्म का कोई वजूद था? क्या महाभारत या पुराण या उपनिषद या नारद स्मृति या आपका जितना बृहस्पति स्मृति, क्या उन चीजों में धर्म का व्याख्या है इस हिंदू धर्म का? ये उत्पत्ति आखिर है कैसी? क्योंकि यदि आप धर्म की व्याख्या करेंगे, धर्म का अपना कोई विशेष वजूद नहीं होता है। ठीक है, मैं इस चैनल के माध्यम से किसी संप्रदाय को या किसी धार्मिक व्यवस्था को मैं चोट नहीं पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन एक्चुअल में धर्म को आपको परिभाषित करना चाहिए। धर्म क्या है? जब उस चीजों को देखेंगे हम गहराई से, तो धर्म के पीछे एक कुछ आस्थाएं हैं, कुछ विश्वास हैं, कि कोई रीति रिवाज हैं, कोई परंपराएं हैं, कुछ दस्तूरें हैं, कुछ मान्यताएं हैं। ये सारे के सारे जो मान्यताएं हैं, जो संस्कृति है, परंपराएं हैं, इन्हीं को समुचित रूप में धर्म के रूप में उन्हें माना जाता है। यदि हम बोले कि भाई बच्चों का बड़ों के प्रति प्रणाम करना हमारा धर्म है, बोलते हैं, नहीं, वो धर्म नहीं हो, आपकी संस्कार है, वो आपकी संस्कृति है। तो ये एक्चुअल में धर्म और संस्कृति परंपराओं को एक साथ जोड़ दिया गया है। उसके चलते ये दिक्कतें आ रही है आज के समय में। यदि हम, क्योंकि आपने कहा है कि हम हिंदू धर्म है ही नहीं, तो हमें कहाँ रखेगा? हम तो भारत में एक भाषाई परिवार है। सबसे पहले हमारे श्रोताओं को जितने जो डिबेट करते हैं, आरोप लगाते हैं किसी राजनीतिक पार्टी का या किसी राजनीतिक पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए, केवल बीजेपी पर आरोप लगाता है या बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाती है या जेएमएम किसी और पर आरोप लगाती है, एक दूसरे को आरोप लगाते हैं। लोगों को हम सबसे अच्छा है, लोकतंत्र में सबसे अच्छा पार्टी हम है, संविधान हम इम्प्लीमेंट, आरोप लगाते हैं। लेकिन सबसे पहले ये समझना चाहिए कि ये भारत एक भाषाई परिवार देश है। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के लोग रहते हैं, आपका द्रविड़ भाषा परिवार के लोग रहते हैं, चीनी तिब्बतो जिन्हें मंगोलाइट कहते हैं, और एक आपका इंडो आर्यन भाषा परिवार के लोग हैं। ये भाषा परिवार के लोगों का अपनी अपनी संस्कृति, अपनी अपनी परंपराएं, अपने अपने रीति रिवाज, यानी कहना चाहिए सब भाषा परिवारों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपनी अपनी धार्मिक व्यवस्थाएं हैं, सारे के सारे रीति रिवाजों को। यदि हम जिस हिंदू धर्म में हमको कन्वर्ट करने का बात कर रहे हैं, तो उस हिंदू धर्म में सोडम संस्कार आते हैं। हम हिंदू नहीं हैं जी, आदिवासी हिंदू नहीं है किसी भी परिस्थिति में। क्यों? क्योंकि मनुस्मृति जो 16 संस्कार बताया गया है उस समय, और व्यास ने भी, उन्होंने जो बताया है कि ये जो हमारी संस्कार हैं, ये 16 संस्कार सोडम संस्कार कहा जाता है। कुछ हमारे आदिवासी के लोग हैं, रांची के भी कुछ लोग हैं, चाहे हमारे कोलान के भी कुछ लोग हैं, आदिवासियों को हिंदू बताते हैं। एक्चुअल में इसीलिए बताते हैं क्योंकि उन्हें मतलब इतिहास मालूम ही नहीं, या तो सुनी सुनाई बातों में करते हैं, कभी भी रिसर्च के आधार पर ये कभी पढ़ते नहीं है। जो बोला गया है, या तो अंधभक्त राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, कोई पार्टी से उन्हें वेतन मिलता है, ठेकेदारी मिलती है, या विधायक के माध्यम से या सांसदों के माध्यम से कुछ योजनाएं मिलती है, ये वो लोग बोलते हैं। ये निष्पक्ष नहीं होते हैं। आज के डेट में दुर्भाग्य ये इस देश का कि भारत का संविधान ने जनता को सोविनियर पावर दिया गया है, सर्वसंपन्न, यानी लोकतंत्र में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के पास जो भी पावर है वो जनता के पास है, संविधान ने हमें दिया है। लेकिन यही जनता खुद अपना पावर को नहीं जानती है और राजनीतिक पार्टियों के कठपुतली जैसे काम करते हैं। और ब्यूरोक्रेट जो हमारा लोक सेवक है, वो लोक सेवक हमारे ऊपर राजतंत्र के जैसे बिहेव करती है, जैसे राजतंत्र काल में या यूरोपियन कंपनी के समय में जो काम किया था, वो हमारे ऊपर प्रताड़ना करती है, हमारे ऊपर शोषण करती है, जबकि वो तो हमारा टैक्स से पैसा लेती है। जनता भी, जनता का पैसा से नेता भी टैक्स लेता है, पैसा लेता है, ब्यूरोक्रेट्स भी हमारा जनता का पैसा से ही पेमेंट लेता है। लेकिन जनता का पैसा से पेमेंट लेने वाले लोग ही आपको कॉकरोच बोलता है। एक बात है, इस प्रकार से डिलिस्टिंग से किसका फायदा होगा? और डिलिस्टिंग के माध्यम से बोला जा रहा है कि
डिलिस्टिंग से ये पैदा होगा, जो क्रिश्चियन जो कन्वर्ट हुए लोग हैं वे लोग को नौकरी ना दे करके जो अभी आदिवासी में जो है वो लोग को ज्यादा से ज्यादा नौकरी मिल सकता है। ये जो इस प्रकार की बातें यदि कोई मंच का आदमी या आदिवासी समुदाय, आप इतने ब्रेन वॉश कैसे हो सकते हैं? आपकी संस्कृति, आपकी परंपराएं, आप ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषाई परिवार से जिनके पूर्वजों ने जंगलों को काटा है, जमीनों को बनाया, खेतों को बनाया, आविष्कार तो हम हैं। हमारे दर्शन इसीलिए उस समय बोला जाता है। दुर्भाग्य इस बात का है इस चैनल के माध्यम से कि जो लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं संविधान से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। और हमारे जो जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था संविधान सभा में उस समय कि लोकतंत्र यदि सीखना है तो आदिवासियों से सीखना है, तो आप किस लोकतंत्र का बात कर रहे हैं? हमारे ऐसे लोग कि डीलिस्टिंग जैसी बातें, तो डीलिस्टिंग जैसी बातें तो कभी हुई ही नहीं थी उस समय। तो दूसरा एक अच्छा, ये डीलिस्टिंग जब होगा तो ये क्या है, क्या हमारा देखा जाए तो 55 अनुसूचित क्षेत्र का हो, चाहे आरक्षण का हो, चाहे हमारा कानून जो CNT SPT आदिवासियों का सुरक्षा का कवच है, उसमें प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, प्रभाव तो बहुत ज्यादा पड़ेगा, लेकिन ये असंवैधानिक है। क्योंकि लोकसभा में और राज्यसभा में आदिवासी लोग जो बैठे हैं, भेजे गए हैं 47, वो 47 गूंगा, बहरा, लूला, लंगड़ा कहना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं बोलता है, अपने बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। अब डीलिस्टिंग यदि आप कर रहे तो हमें इस चैनल के माध्यम से उन तमाम लोगों को मैं पूछना चाहूंगा, इस डीलिस्टिंग एक्ट को किसने बनाया? लोकसभा में पास नहीं हुआ, राज्यसभा में पास नहीं हुआ, आप बहस कर रहे हो डीलिस्टिंग का? जो उनको उलझा के रखा गया, ये एक्चुअल में पार्टियां उलझाने की बातें कर रही है, उलझाने के लिए कर रही है। क्योंकि जब एक्ट है नहीं तो डीलिस्टिंग आप कैसे कीजिएगा? एक्ट को बनाने के लिए लोकसभा में चर्चा करवाइए, लोकसभा में चर्चा कराइए, बिल पास कराइए। क्योंकि डीलिस्टिंग तो शब्द ही नहीं है, तो आप डीलिस्टिंग किस विषय पर विधेयक लाइएगा, किस विषय पर बिल बुलाइएगा? ये डीलिस्टिंग एक्चुअल में गुमराह करने वाली बातें हैं। दूसरा, यदि हम डीलिस्टिंग करते हैं, जो लोग कहते हैं कि हमको नौकरी, आरक्षण, विधानसभा, ये भी बकवास है। क्योंकि विधानसभा में सीटों का या कार्यपालिका में, विधायिका में आरक्षण का प्रावधान जातिगत जनगणना से होता है। पूरा इस देश में कहीं पर भी यदि नौकरी का प्रावधान है, आरक्षण का कहीं प्रावधान है, तो उनकी जातियों की जनसंख्या पर आधारित है, ना कि धर्म मानने वाले लोगों की जनसंख्या पर आधारित। ऐसे लोगों का मैं निंदा करता हूं, जो इस चैनल के माध्यम से उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं, आप कहां हैं? आरक्षण का प्रावधान जाति के जनगणना पर आधारित की, आपकी जाति किस पॉपुलेशन पर आधारित है। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि आदिवासी को जनजाति तो बोला गया, लेकिन आदिवासी समुदाय में जाति ही होता नहीं है। क्योंकि वर्ण व्यवस्था, अभी हाल फिलहाल में जो कहा गया है कि एक आदिवासी जो समर्थक है डीलिस्टिंग का, वो कहता है कि भाई हमारे जो ट्राइबल्स लोग हैं 3 व्यवस्था में आता है, एक शहरवासी, एक है ग्रामवासी, एक है वनवासी। अरे इंटरनेशनल लॉ आपको इंडिजिनस पीपुल बोल रहा है, आपको एबॉर्जिनल बोल रहा है, आपको ट्राइबल बोल रहा है। ऐसे नेता को यदि आप पहुंचाइएगा ना, आदिवासी तो गुलामी के जंजीर में जकड़ देगा। मतलब आपका कहना है कि हमारे जो वर्तमान में जो आदिवासी नेता गूंगा, बहरा के चक्कर में ही आदिवासी पिसा रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि इस देश को यदि कोई गुलाम किया तो आपके भारतीयों ने ही गुलाम कराया। काहे? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी तो व्यापारी था, उसमें कौन था? राजा रजवाड़ी था, या तो जहांगीर बोलिए तो औरंगजेब बोलिए, हर जगह आया था। उन्होंने इस देश को जो स्वतंत्र था, आपने विदेशियों को क्यों बुलाया? आप विदेशियों को बुलाया, वो हावी हो गया आपके ऊपर में। आज अनुसूचित क्षेत्र में आप व्यापारियों को फिर बुला रहे हो, वही गलती कर रहे हो। एक बात है, हम सीधी सीधी बात स्पष्ट करना चाह रहे हैं। अभी जैसे ही डिलिस्टिंग का बात हो रहा था, डिलिस्टिंग का बात वहाँ दिल्ली में देखे थे, माननीय हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह पहुंचे हुए थे, बाद बाकी हमारे नेता लोग पहुंचे हुए थे आदिवासी में। अभी क्या हो रहा कि यानी कि इधर का पक्ष वाला आदिवासी नेता और विपक्ष वाला आदिवासी में लड़ाई नहीं हो रहा, लड़ाई हो रहा जनता के नीचे में हो रहा लड़ाई। अभी हम देख रहे हैं कि ज्यादातर कमेंट नहीं कर रहा जिस हिसाब से तू मैं होना चाहिए, तब इधर का विधायक को खड़ा हो जाना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए, उधर का ऐसे हो जाना चाहिए, इस प्रकार का लड़ाई नहीं हो रहा। इसमें जनता पूरा दिग्भ्रमित है, ये समझ में ये हंसी आ रही है मुझे आपकी बातों से, बिल्कुल सही है। एक्चुअल में
भारतीय जनता पार्टी कौन है या कांग्रेस कौन है। जब पक्ष और विपक्षी बात करते हैं या सांसद जो लोग बैठे हुए हैं, प्रत्येक राज्यों से लोग सांसद के रूप में सदस्य गए हैं, लेकिन कौन लोग गए? आप देखेंगे सारे के सारे लोग 47 को छोड़कर सारे के सारे हिंदू लोग गए और कुछ लोग मुसलमान तो बोलेगा भी नहीं। तो सारे के सारे बिहार से कौन लोग हैं? बिहार में कौन लोग हैं? इंडो आर्यन भाषा परिवार के लोग हैं, चाहे मगही, भोजपुरी, अंगिकी, पंजाबी, जितने जो भाषाई परिवार है, बंगाली, ये तो इंडो आर्यन है। इंडो आर्यन का मतलब है पूरा के पूरा हिंदू देवी देवताओं को मानने वाले लोगों का समूह। वो आपस में क्यों करेगा? हमको तो क्या कर रहा है, ये जो आदिवासी लोग हैं, जो इंडिजिनस पीपुल्स हैं, ये अपने आप को भारत के पूर्व आदिकाल के निवासी, इनको तोड़ना है ताकि उसका जल जहां आदिकाल से जो लोग रहते हैं, इनको आदिकाल से बोलेंगे तो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अधिकार है आदिवासी सब को प्रोटेक्शन देगा। अच्छा। और जो आपका एट्रोसिटी एक्ट है उसमें भी आदिवासी शब्द जुड़ा हुआ है, ठीक है। और दूसरा आपका भारत का संविधान में यदि अनुसूचित जनजाति है कहीं, ये आदिवासी ना मान ले, ये उनको हटाने के लिए वनवासी बोलेगा। मतलब कि आपको आदिवासी का जो आदिकाल से आप रहते हैं, हाँ, उसका प्रभाव को हटाने के लिए आपको वनवासी बोला। हाँ बिल्कुल, क्योंकि यदि आप इस प्रभाव को बहुत अच्छा जो इस प्रकार का जो डिलिस्टिंग कर उनका जो समर्थक है, वनवासी लोगों का समर्थक, उन्हें मैं कहना चाहूंगा आपके एविडेंस जो रिजले वगैरह के समय में आपका लैंग्वेजिस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया उस समय का, या तो आपका उस समय का जो सर्वे हुआ था वो तो लैंग्वेजिस्टिक है, या तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो लोग हैं उन्होंने जो रिसर्च किया है उसके अनुसार से आप ट्राइबल हो, ठीक है, इंडिजिनस पीपुल्स है, एबोरिजिनल हो, आप यदि अपने आप को वनवासी बोलिएगा तो आप ये कहेंगे कि आप कहां हैं तब तो, यानी वो एबोरिजिनल कोई और था, ट्राइबल कोई और थे, आपको या तो क्रिमिनल ट्राइब कुछ और थे, और ऑस्ट्रो एशियाटिक आप नहीं है, द्रविड़ आप नहीं है, मंगोलाइड भाषा परिवार भी आप नहीं है, आप इंडो आर्यन भाषा परिवार यानी हिंदू संप्रदाय का एक जंगल में रहने वाले एक वनवासी हो। इसीलिए आपको ये कहेगा कि आपको हिंदू संस्कार के अनुसार मानना है, उनका पालन करना है। सारी जमीनें आदिवासियों का, सारा जमीन राज्य में निहित होगी या तो केंद्र में निहित होगी, क्योंकि इस देश में जो जमीनें हैं, जिस प्रकार से हम लोग को वनवासी कहा जा रहा है, वनवासी मतलब वन में रहने वाला। हाँ, मान लिया एक पेड़ गिर जाएगा बड़ा वाला तो आप घर को हटा के दूसरा जगह बना लेंगे। एक है मान लिया स्लाइड हो जाएगा, ये मतलब कभी कभी वन में आप ये करेंगे तो बड़ा बड़ा ये वन रहता है, जंगल रहता है, तो मान लो उसका पत्थर गिर जाते हैं, स्लाइड हो जाते हैं, मतलब भूमि इधर खिसक जाता है, तो आप वहां से हटके वहां बना लेंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब आप मूल जो है, जैसे आप यहाँ पे रहे, यहाँ आपका ससंदरी है, यहाँ पे आपका सब कुछ है, यहाँ आपका सब कुछ विधि व्यवस्था सारा कुछ है, लेकिन जंगल में तो इस प्रकार होता नहीं। तो वनवासी यदि कीजिएगा तो आपकी रूढ़ी प्रथाएं कहाँ जाएगी? वनवासियों को कोई रूढ़ी प्रथाएं हैं? हाँ, रूढ़ी प्रथाएं तो ट्राइबल का है, एक जनसमूह का है, क्योंकि वनवासी में है वो तो कबीला है जो आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। अब यदि वनवासी बोलिएगा तो आपका जो 1913 का कैडस्ट्रल सेटलमेंट है, 1908 में आप अधिभोगी रैयत शब्द यूज हुआ, आप वनवासी कीजिएगा तो आप सीएनटी कैसे बचाइएगा? हमें बताइए। जो इस प्रकार का जो लोग बोलते हैं, यानी वो किसी राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता है और वेतन वसूल लेता है। अच्छा है, आप उन लोग को बड़ा आरोप लगा दिए हैं कि इस प्रकार का जो बोल रहे हैं और उसका समर्थन जो कर रहे हैं वो किसी राजनीतिक पार्टी का ये है। तो क्या मान लिया जाए कोई व्यक्ति हमारे आदिवासी है लेकिन वो उसका समर्थन कर रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं, तो क्या उनका उसका जो प्रभाव है उसका परिवार को, उसका सगा संबंधी को, उसका ये लोगों को नहीं पड़ेगा क्या? उसको उस बात का फिक्र नहीं है? नहीं, उनको तो आपका आदिवासियों में तो सबसे ज्यादा तो आपका निजी हो गया, स्वार्थी हो गया, मतलब वो अपने तक बस अपना परिवार, उसके बाद उसको उसके वंशजों का, पीढ़ियों का क्या होगा उससे कोई मतलब नहीं है। आज के डेट में जिस जंगलों को साफ करके हम लोग खतियानी रैयत हैं, गांव को बसाया, आज 400-500 साल से हम लोग गांव में बसाए। जय मैं थाना संख्या आपका 33 है मेरा, मैं पिछले 200 साल से उस गांव में हूं, मेरा पूर्वज वहीं खेतों को बनाया। थाना संख्या जो इस प्रकार की बातें कर रहा है, वनवासी बोलिएगा तो आपका थाना संख्या कहां जाएगा? वनवासी में तो थाना ही नहीं होता, थाना संख्या है ही नहीं। दूसरा, आपका जो 46 है सीएनटी एक्ट में या एसपीटी एक्ट में जो रैयतों का जो परिभाषा है, उसमें क्या है? रैयत है,
भूमिदाता है, भूस्वामी है, खुटखटी है, अधिभोगी है, अनाधिभोगी रैयत है। अब बनवासी होइएगा तो सीएनटी एक्ट में बनवासी शब्द कहाँ है? तो कैसे बचाइएगा जमीन को? उन लोगों का कहना है कि आदिवासी शब्द भी तो नहीं है, लेकिन रैयत तो है ना, क्योंकि आदिवासी शब्द तो सीएनटी एक्ट बनने के बाद आया। 1950 में जब संविधान बना तब हमें आदिवासी शब्द नहीं है, अनुसूचित जनजाति लिखा गया। लेकिन जब सीएनटी एक्ट बन रहा था बिरसा मुंडा के समय, उस समय तो अनुसूचित जनजाति नहीं था, वो तो रैयत है। रैयत मतलब खेतों को बनाने वाले, खेतों को बनाने वाला हम है, गांव को बसाने वाला हम है। शहर कब आया? अब शहरवासी यदि हमें बोले तो भाई मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति जो आर्यों का आक्रमण के कारण वहां से भागे लोग, तो हम तो शहरों को भी बसाएं। मानव कर्म एक विकास के पथ पर आगे बढ़ता है। गांव से उठ करके उसको यदि बहुत अच्छा डेवलप करता है तो वो शहर के रूप में, नहीं तो शहर की कोई अवधारणा नहीं है इस देश में। शहर का अगर आप दूसरे अनुसार कहेंगे, शहर क्या है? शहर एक नगर पालिका है जो अंग्रेजों का देन है, और शहर एक्चुअल में एक कॉलोनिज्म है, मतलब व्यापारियों का एक कॉलोनिज्म है। जिस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाल कंपनी, डेनिश कंपनी, फ्रांसीस कंपनियों का अपना एक उपनिवेश था, और वही उपनिवेश जिस प्रकार अमेरिका 13 उपनिवेशी क्षेत्र है जहां आदिवासी लोग था। ये कॉलोनी है। शहर एक कॉलोनी है, हम कॉलोनी नहीं है। हम एक खुटखटी रैयत है। मेरा अपना आइडेंटिफाई है, मेरा ग्राम गणराज्य है, मेरा गांव एक गणराज्य है। इसीलिए 5वीं अनुसूची में हम प्रोटेक्टेड है। यदि आप डिलिस्टिंग करते हैं इसका, तो आने वाला समय में इसका दूरगामी परिणाम होगा। आप संवैधानिक अधिकारों के उन चीजों से बेदखल हो जाएंगे। आप नहीं, आपका अगला जनरेशन गुलामी होगा। क्यों? क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ा चेतावनी भी दिया था, और उस चेतावनी को यदि मैं पढ़ता हूं तो मैं आश्चर्य करता हूं कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा। क्योंकि संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने और हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था। क्या कहा था उन्होंने? कि जिन लोगों को आप चुनकर भेजेंगे वो योग्य, ईमानदार और चरित्रवान नहीं हुए तो आपका संविधान दोषपूर्ण होगा और आपकी आजादी खतरे में पड़ सकती है, संभवतया हमेशा के लिए खत्म हो जाए। यदि डीलिस्टिंग के माध्यम से आप यदि उनको उस क्षेत्र में जाएंगे तो डीलिस्टिंग के बाद में आप किसी विशेष धार्मिक संप्रदाय का हिस्सा बनेंगे, और धर्म की जो स्वतंत्रता है और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, जो आपकी जो रीति रिवाज है, ये सारे के सारे चीजें उस समुदाय के रीति रिवाजों को पालन करने के लिए आप बाध्य होंगे, जिस प्रकार एससी समुदाय को बाध्य किया जाता है। चलिए, तो हम लोग डिलिस्टिंग पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, हमारा समय ज्यादा जा रहा है। डिलिस्टिंग का ये कहा जा रहा है कि डिलिस्टिंग से बहुत बड़ा नुकसान होने वाला आदिवासी समाज को है कि नहीं? बिल्कुल। तमाम चीजें उनका सीएनटी एसपीटी का बात हो, चाहे तमाम चीजें हैं, और ये जो वनवासी जो कहा गया है दिल्ली में, यानी कि इस बार बड़ा रैली में वनवासी कहा गया, आदिवासी शब्द का एक बार भी उपयोग नहीं किया गया है। जो आप जो बोले थे उनका तमाम, आज हम लोग डिलिमिटेशन का बात करने वाले थे, परिसीमन का, ये संभव नहीं हो पाएगा इस वीडियो में। अगला वीडियो में हम लोग मुलाकात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जितने भी युवा से निवेदन करते हैं कि हमारे जितने भी वोटर्स से निवेदन करते हैं कि अच्छा नेता का चुनाव कीजिए, काहे कि ये सारा जो भ्रांतियां जो फैला जा रहा है, ये हमारे विधायक लोगों को जवाब देना चाहिए था, संसद लोगों को जवाब देना चाहिए था। लेकिन हमारे कोलान के सभी विधायक का मुंह में टेप लग गया है, और हमारे सांसद का मुंह, या जो पश्चिमी सिंहभूम सांसद का, उनका मुंह में भी टेप लग गया है। और आज यहाँ पे जनता लड़ाई अपने लड़ने पे मजबूर है, जिसमें आज स्वास्थ्य पे बात करना चाहिए था, जिसमें आप शिक्षा पे बात करना चाहिए था, जिस पर जमीन का सुरक्षा पे बात करना चाहिए था। तो आज हम लोग धर्मों पे लड़ा के उलझ गए हैं। तो हमारा विकास संभव नहीं है। हमारा नेताओं को प्रोटेक्शन करना चाहिए था, लेकिन नेता आज मुंह में टेप लगा लिए हैं और जनता आपस में लड़ रहे हैं। हम लोग ग्रुपों में देख रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुपों में तमाम लड़ाइयाँ हो रही है। तो इसी के साथ आज का सूरज सोए का संवाद यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला फिर मुलाकात करेंगे परिसीमन पे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ जोहार, धन्यवाद। हाँ, सबको जोहार, आपको भी जोहार।